दिस इज नवंबर 23 पेपर 2 जो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले क्वेश्चन में वो कहता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। State how vector quantity differs from a scalar quantity. So over here you just have to mention the difference, and there's only one difference, that vector quantity has direction and scalar quantity does not have any direction. तो इस बात को आप in plain words इस तरह लिखेंगे कि vector quantities have directions whereas scalar have only magnitude. ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन, राइट। चले, पार्ट बी में उसने कहा अंडरलाइन ऑल वेक्टर क्वांटिटीज इन द लिस्ट। तमाम वेक्टर क्वांटिटीज को अंडरलाइन कर ले। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमने इसको अंडरलाइन किया। डिस्टेंस इज नॉट, एनर्जी इज नॉट, मास इज नॉट, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टेम्परेचर इज नॉट। ठीक है, चले। नेक्स्ट पार्ट इट सेज Figure 1.1 shows a passenger running across a large ship at right angles to the direction in which the ship is moving. ठीक है, जिस डायरेक्शन में शिप मूव कर रही है उससे राइट एंगल की डायरेक्शन में 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन वो मूव कर रहा है। ठीक है, द पैसेंजर रन्स अक्रॉस द शिप एट 2.4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉट, मतलब उसकी डायरेक्शन दे रखी हुई है, इट्स अ वेलोसिटी। The large ship is traveling due east 6.8 meter per second की स्पीड से। ठीक है, determine either graphically or by calculation the resultant velocity of the passenger. Give the direction in which the passenger is moving relative to due north. अच्छा, चलिए। उसने बोला कि आप बाय कैलकुलेशन या आप बाय ग्राफिकली ये बता रहे हैं। अच्छा, कैलकुलेशन एंड ग्राफिकली हम दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर यू नीड टू मेक अ स्केल। ठीक है, ताकि आप इसको शो कर सको। ठीक है, अच्छा, अब वो स्केल आपके पास किस तरह बन सकता है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्पेस आप बना सकते हो। ठीक है, तो अच्छा ड्यू ईस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्पेस मैं इस तरह कह देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर will be showing us 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब डेफिनेटली यहाँ पे मैं स्केल डायग्राम तो नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ हम प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू दी गिवन स्पेस ये आपकी जजमेंट कॉल होगी कि वहां पे आपके पास ये ऐसी जब इतना स्केल लेते हैं तो आपके पास वो फिट इन होगी या नहीं होगी। उस हिसाब से 4.8 सेंटीमीटर की लाइन इसके लिए बनेगी, और तकरीबन 6.8 है तो 13.6 सेंटीमीटर की लाइन फॉर दिस बनने वाली है आपके पास फॉर 6.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ड्रॉ किस तरह करना है आप लोगों ने, आपने स्केल डायग्राम बनानी होगी अपने पास। अगर बेहतरीन होगा कि अगर आप लोग इसको स्केल डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले ड्यू नॉट 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने यहाँ खींची। ठीक है, अच्छा उसके बाद 13.6 सेंटीमीटर की एक लाइन। अच्छा, मैं यहाँ पे बिल्कुल रिलेटिव ड्राइंग कर रहा हूँ, मेरी जो लेंथ है वो एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं है। अगर आप लोग बना रहे हैं साथ साथ तो आप कोशिश कीजिएगा कि एग्जैक्ट बनाए तो बेहतर आंसर आएगा आपका। ठीक है, अच्छा, सो दिस शोज यू 2.4 मीटर पर सेकेंड और ये आपको 6.8 मीटर पर सेकेंड को सब शो कर रहा है। दिस इज अ लाइन ऑफ 13.6 सेंटीमीटर्स एंड दिस लाइन is of 4.8 centimeters according to my scale। जो रिजल्टेंट इसका डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, रिजल्टेंट का वी नो दैट कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से
लास्ट वेक्टर के हेड तक हमारे पास बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, लेकिन उसमें एक मसला ये होगा कि आपने हेड टू टेल अरेंज करना है ना, तो इसका हेड ये रहा, इसका टेल ये रहा, तो अल्टीमेटली इट विल कम एट द टॉप। ठीक है, चले। अब यहां से आपने अगर स्केल डायग्राम बनाई है, तो आप यहाँ पे स्केल रखोगे एंड इसको मेजर करोगे। लेट्स से स्केल डायग्राम नहीं है, जैसे मेरे पास यहाँ पे स्केल डायग्राम नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करूंगा अपने आंसर को कंफर्म करने के लिए। आई नो दैट कि जो रिजल्टेंट वैल्यू है, ये मैं पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकाल सकता हूँ। किस तरह निकालूंगा? द वैल्यू वुड बी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो कैलकुलेशंस आ रही हैं आप लोगों ने शेयर करनी है, जो आंसर्स आ रहे हैं, ताकि हम अपना आंसर कंपेयर कर सकें। ठीक है, 6.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर। चलें जी, मेरे पास द वैल्यू ओवर हियर इज 7.2 मीटर्स पर सेकेंड एग्जैक्टली। ठीक है, चलें जी, तो वेलोसिटी आपके पास 7.2 आ गई है। अच्छा, अब जब आप डायरेक्शन की बात करोगे, तो डायरेक्शन आपने लेना है फ्रॉम ड्यू नॉर्थ। ठीक है, तो ड्यू नॉर्थ का मतलब ये है कि डायरेक्शन आप लोगे ये वाली। सही है, ड्यू नॉर्थ आपको डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शन इसकी कितनी होगी। अब इसके लिए 7.3 आ रहा है। अच्छा रोहान, क्या आपने इसको ड्रॉ करके किया है? अगर ड्रॉ करके किया है और 7.3 आ रहा है, तो इतना वो आपको लिवरेज देगा यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मुझे एंगल मालूम करना है, अगर तो मैंने ड्रॉ किया हुआ था ये डायग्राम, तो मैं प्रोटेक्टर का यूज करूंगा। ठीक है ना, लेकिन अगर मैंने नहीं किया हुआ तो एग्जैक्टली सीधा हम यूज करेंगे यहाँ पे टेन का रिलेशन। हम टेन का रिलेशन किस तरह इस्तेमाल करेंगे? वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट? इफ दिस इज द एंगल, तो आपके पास ये हो जाता है परपेंडिकुलर, एंड दिस वन वुड बी द बेस। ठीक है, हमेशा हमने मैथ्स में पढ़ रखा हुआ है, एंगल के सामने वाला इज परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला इज ऑलवेज द बेस। ठीक है, तो क्योंकि मुझे एंगल निकालना है, तो मैं टेन इनवर्स करूंगा, एंड द वैल्यू वुड बी परपेंडिकुलर इज 6.8 ओवर 2.4। ठीक है, तो यहां से आप लोग टेन इनवर्स करके मुझे एंगल की वैल्यू निकाल के दीजिएगा। टेन इनवर्स 6.8 बाय 2.4, 70.56। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 70.56, जिसको मैं 71 अकॉर्डिंग टू टू सिग्निफिकेंट फिगर अपना आंसर लिखूंगा। ठीक है, अच्छा, अब जिन्होंने इसको ड्रॉ करके निकाला होगा, एंगल कैसे आइडेंटिफाई किया, देखो बेटा, दो तरीके का आते। इधर इफ हमने ज्योग्राफी ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व किया, तो मैं प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे 0 रख के या 90 रख के इसका एंगल मेजर कर लूंगा, राइट? अगर तो मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म किया जस्ट लाइक मैंने यहाँ का रखी है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस को इस्तेमाल किया, क्योंकि उसमें बोला था कि नॉर्थ से एंगल चाहिए आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने एंगल ये वाला रखा, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है दैट्स परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला जो साइड होता है दैट्स बेस। तो मैंने 6.8 ओवर 2.4 किया। मुझे टेन इनवर्स करना था क्योंकि मुझे एंगल निकालना था, यहाँ से मैंने 71 डिग्रीज फ्रॉम नॉर्थ निकाला। अच्छा, मैं कह रहा था कि जिन्होंने डायग्राम बना करके किया है,
तो हो सकता है कि उनके आंसर में वेरिएशन आए, जैसे यहाँ पर भी वेरिएशन आ सकती है, यहाँ पर भी वेरिएशन आ सकती है। तो हम लोगों ने क्लास में अक्सर डिस्कस किया है कि ऐसे आंसर्स का एग्जामिनर ऑलवेज गिव्स अ रेंज। फॉर एग्जांपल वो रेंज देगा आपको, लेट्स से 69 से 71 दे दिया उसने, अब इसके दरमियान आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है। आई बात समझ में? चलिए, क्लियर टिल नाउ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी आई होप। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेस्ट होगा अगर आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इट सेज दैट अ स्पेसक्राफ्ट ऑफ मास, जी शायान बोलिए। बिल्कुल प्रोटेक्टर यूज करना है हमें, अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम प्रोटेक्टर यूज करेंगे फॉर मेजरिंग द एंगल। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल पढ़ लेते हैं पहले। वो कहते थे स्पेस क्राफ्ट ऑफ मास 300 kg is moving in a straight line in space at a speed of 8000 meters per second. Calculate the momentum. अच्छा, मोमेंटम हम सबको याद है, mv है। ठीक है सामिया, सही आ रहा है आंसर। वो मैंने रैंडम रेंज दी थी, ठीक है, 71 रेंज है नहीं उसकी, 72 आपका सही आंसर आ रहा है। अच्छा, दिस इज 300 इंटू 8000, ठीक है। यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 10 पावर 5। आप इसको 2.6 इंटू 10 पावर 6 भी लिख सकते हैं, सॉरी 2.4 इंटू 10 पावर 6 भी लिख सकते हो, आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख करके दे सकते हो, बेहतर ये है कि स्टैंड फॉल्स में दें। अच्छा, मेरी आवाज बहुत हल्की आ रही है, क्या आप सबको मेरी आवाज हल्की आ रही है? इज देयर एन इशू, एनी इशू विद माय वॉइस? ओके, नबिया बेटा, हो सकता है कि आपके स्पीकर का वॉल्यूम कम हो। एक मिनट में फिर भी एक दफा चेक कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से मेरी आवाज फुल है, सुनिए, आप करीब आ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज दैट द फ्यूल ऑन द स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोड्स एंड द स्पेसक्राफ्ट, चलिए कोई बात नहीं। The fuel on the spacecraft explodes and the spacecraft splits into two parts. The direction in which the parts move does not change. After explosion, मतलब उसने कहा कि वो जो स्पेसक्राफ्ट था वो जो कि अभी चल रहा था, इसका मोमेंटम हमने निकाला, वो एक्सप्लोड हो गया दो हिस्सों में, और समझ लो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना, मतलब वो शायद आगे ही जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में वो पहले ट्रैवल कर रहे थे। After explosion, the speed of the front part increases to 900 meter per second. It has a mass of 150 kg. ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द रेयर पार्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। अच्छा, पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट बताओ कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हो। यहाँ पे हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। वो क्या था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज मोमेंटम बिफोर, मतलब इनिशियल इज इक्वल्स टू मोमेंटम दैट इज फाइनल, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास इनिशियल मोमेंटम, सिंस इनिशियली तो वो एक ही ऑब्जेक्ट था, और इनिशियल मोमेंटम हमने निकाला था 2.4 इंटू 10 पावर 6 करके, ठीक है। अच्छा, अब जो फाइनल मोमेंटम है उसके अंदर दो उसके इक्वल, मतलब जो अनइक्वल पार्ट्स हैं वो आपके पास आ गए हैं, सही है। उसने आपसे क्या बोला? उसने आपसे बोला कि आफ्टर द एक्सप्लोजन द स्पीड ऑफ द फ्रंट पार्ट इंक्रीजेस, तो मतलब वो डेफिनेटली आगे की तरफ चला गया होगा, इंक्रीजेस टू 9000 मीटर पर सेकेंड। इट हैज अ मास ऑफ 150, ठीक है। तो आपके पास फाइनल जो मोमेंटम है उसमें एक पार्ट travels with a speed of 9000,
150, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है उसका मास डेफिनेटली, अगर इसका मास 150 है तो 300 में से जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट्स 150, इसका मास हो गया। और इसकी वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, मतलब इसकी स्पीड हमें मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू किस तरह निकालोगे, जल्दी से साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। दिस वुड बी 2.4 इंटू 10⁻⁶ माइनस 9150। अच्छा, और इसको आप 150 से डिवाइड कर दो। मैं बता दूं, इस वाले पार्ट को हम इधर लेकर के गए तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ है। एंड क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके चले गए, ये डिवाइड हो गए यहाँ पे। यहाँ से हमारे पास स्पीड की एक वैल्यू आएगी। तो जल्दी से सेकंड फ्रेगमेंट की स्पीड की वैल्यू बताएं। 7000, ठीक है। बेटा ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है वो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। इनिशियल मोमेंटम था आपके पास mv, ठीक है। एंड फाइनल मोमेंटम आपके पास होगा m1v1 प्लस m2v2। मुस्तफा यही किया हम लोगों ने। लेकिन द पॉइंट इज कि बिफोर द एक्सप्लोजन इट वाज अ वन सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आफ्टर द एक्सप्लोजन इट स्प्लिट्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स। तो इन दोनों का मोमेंटम मिला करके इसके मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे बोलते हैं द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू पार्ट्स आफ्टर द एक्सप्लोजन इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। स्टेट द एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू पार्ट्स आफ्टर द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के बाद जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी उससे थोड़ी सी ज्यादा है। स्टेट द एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स इन द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के वक्त आपके पास जो है वो कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी। साउंड एनर्जी, बेसिकली साउंड हो गया या फिर एक्सप्लोजन जो दिखाई दे रहा है लाइट एनर्जी, ये बिल्कुल कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जब भी हम कन्वर्जन की बात करेंगे तो हम मेजर एनर्जीज की बात करेंगे। मेजर एनर्जीज का टेक प्लेस हो रही है यहाँ पे। तो देखो इसके अंदर मौजूद थी एक स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब वो पोटेंशियल किस फॉर्म में थी, केमिकल पोटेंशियल के फॉर्म में थी। उसके बाद एक्सप्लोजन हो रहा है। एक्सप्लोजन का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पे आपके पास केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी फ्यूल की स्टोर्ड एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि एक्सप्लोजन इज एक्ट नहीं, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं है। एक्सप्लोजन एज इन के भाई इसका फ्यूल टैंक था ना, उसमें आग लग गई, यूं समझ लें आप। अब फ्यूल टैंक में आग लगने का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन, ऐसा ही है ना। तो इसकी जो भी स्टोर्ड एनर्जी होगी वो मेजरली कन्वर्ट हो रही है केमिकल के अंदर। रीजन ये है कि आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, एडिशनल आपके पास एनर्जीज कौन सी है, थर्मल, ये एडिशनल में आएगा। साउंड, जिसको आप ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप मेजर चेंजेस की बात करोगे। उसने बोला इन दी एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन के अंदर तो केमिकल रिएक्शन हो रहा था आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, आगे उसने बोला द एक्सप्लोजन लास्ट फॉर 0.2 seconds, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स इन ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, फ्रंट पार्ट के ऊपर जो फोर्स लगी है वो आप निकाल करके दे दें, ठीक है। अच्छा देखिए, आपके पास फोर्स का मोमेंटम के साथ एक रिलेशन हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली व्हाट द फोर्स इज, ठीक है ना। अब आप चेंज इन मोमेंटम किस तरह निकालोगे। देखो चेंज इन मोमेंटम ऐसे होगा कि यहाँ पे उसका मास जो
एक फ्रेगमेंट का मास था दैट वाज 150 और उसकी वेलोसिटी चेंज हुई थी। कैसे चेंज हुई? इनिशियली it was traveling with a speed of 8,000 and after the explosion it moved with a velocity of 9,000. So there was a change in velocity due to which there was a change in momentum. So 9,000 minus 8,000 और ये सब हुआ इन अ फ्रैक्शन ऑफ 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है? चेंज, अच्छा मैं ऊपर लिख चुका हूँ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और यहाँ पे जो चेंज आ रहा था दैट वाज ड्यू टू दी चेंज इन दी वेलोसिटी ऑफ दैट फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे मुझे। फोर्स का मैग्नीट्यूड जल्दी से बताइएगा। नहीं, एफ इजिकल्स टू एम ए नहीं चलेगा यहाँ पे, एफ इजिकल्स टू एम ए इसलिए नहीं चलेगा, यू डोंट हैव द एक्सेलरेशन। ठीक है, आप अलग से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते थे चेंज इन वेलोसिटी करके। लाइक आप इस तरह कर सकते थे, एक्सेलरेशन निकाल सकते थे इसकी, वो बात एक ही हो जाती। आप अगेन चेंज इन वेलोसिटी करते 9,000 माइनस 8,000 डिवाइड बाई 0.2 और फिर उसको मास से मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ा सा लंबा हो जाता आपके पास कैलकुलेशन। बेटा आप लोगों ने आंसर कैलकुलेट करके दिया। रोहान अपना आंसर एक दफा दोबारा चेक करो। 7, 5 एंड 4 जीरोस, जिसको बेहतर है कि आप इस फॉर्म में लिखो। एग्जामिनर डांटेगा नहीं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इस फॉर्म में लिखो। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर वो आपसे बोलता है अ प्लेन इरेगुलर लेमिना हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम्स। अपनी आदत डालो कि डेटा को हाईलाइट करते रहो। ठीक है ना, हाईलाइटर तो नहीं लेके जाओगे वहां पे, कुछ भी है अंडरलाइन वगैरह करते रहे आप लोग। ठीक है, इट हैंग्स फ्रॉम अ नेल दैट पासेस थ्रू अ स्मॉल होल एज नियर द एज ऑफ द लेमिना। अच्छा, ये यहाँ से हैंग हुआ हुआ है, बस ये ध्यान में रखना। ये कैलकुलेट, ये गलतियां वहां भी हो सकती हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने इसको हैंग कर रखा हुआ है। ठीक है, ओके। द नेल एक्ट्स एज अ पिवट एंड द लेमिना कैन स्विंग अबाउट इट। द लेमिना इज हेल्ड इन द पोजीशन शोन इन फिगर 3.1 अ स्मॉल डिस्टेंस अबव अ हॉरिजॉन्टल बेंच। इसको इस सिचुएशन में रखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। अच्छा, इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द नेल है दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 8 सेंटीमीटर। और जो डायगोनल डिस्टेंस है दैट इज 10। डेफिनेटली यहाँ से अगर हैंग हुआ हुआ है, इसको होल्ड कर रखा हुआ है, अगर हम रिलीज करते हैं तो ये कुछ इस तरह स्विंग करना शुरू कर देगा, जैसे इसने बोला कि इट कैन ऑसिलेट। ठीक है, अच्छा आगे उसने आपसे क्या बोला है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लेमिना इज एट जी। द वेट ऑफ द लेमिना इज अ फोर्स दैट एक्ट्स डाउनवर्ड्स। एक्सप्लेन व्हाई द लेमिना एक्सपीरियंसेस दिस डाउनवर्ड फोर्स। लेमिना को एक डाउनवर्ड फोर्स क्यों मिल रही है? ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा इनहेंस करके लिखोगे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। या फिर आप लिखोगे कि हाँ मतलब ड्यू टू इट्स वेट कह देना, वही बात हो जाएगी जो उसने एक्चुअली हमसे सवाल में पूछी है। ठीक है ना, इस वजह से हमने एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखा। हम लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम लिख सकते हैं क्योंकि भाई वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है, इस वजह से उसको ये फोर्स लग रही है। ठीक है, चले उसके बाद ये बोलते हैं कैलकुलेट द वेट ऑफ द लेमिना ऑन अर्थ। अच्छा, क्या हमें मास दे रखा है भाई? यस, द मास इज 50 ग्राम्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। यस, आप ये भी एग्जैक्टली लिख सकते हो। हमसे वेट मांगा है, तो वेट होता है आपके पास mg। ठीक है, अच्छा मास की वैल्यू है आपके पास 50 ग्राम्स। अच्छा, अब आपको लगता है कि इस 50 ग्राम्स को केजी के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए, तो हम करेंगे 50 इंटू 10⁻³ राइट।
अच्छा, ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग लेंगे 9.8। अब इसको मल्टीप्लाई करें और वैल्यू निकाल करके बताइए। 0.49। मुश्तबा, दो गलतियां हुई हैं। पहली गलती, इसको तुमने 50 लिया, दूसरी गलती इसको 10 लिया, दोनों गलत था। ठीक है, तो 0.49 न्यूटन इज द वेट। चलिए, in the next part it says the weight produces a moment about the pivot through h। ठीक है, calculate the moment of the weight about the pivot। नहीं बेटा, ग्रेविटी की वैल्यू इज 9.8, हमें 9.8 कंसिडर करना है। इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज 10 इन ओ लेवल सिलेबस, लेकिन 2 साल से जो हमारे पास एक वो आई है चेंजेस, उसमें हम 9.8 लेते हैं। 10 की पावर -3 क्यों की थी? देखें, आपके पास 50 ग्राम्स था, इसको मुझे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना था, तो ये केजी में हो जाता। तो इसको डायरेक्टली मैं किस तरह लिख सकता हूँ? 50 × 10⁻³ ठीक है, इससे होगा मुझे कोई सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करनी, एज इट इज कैलकुलेटर के अंदर ही वैल्यू डालनी है। सही है। अच्छा, आगे बोलता है द वेट प्रोड्यूसेस अ मोमेंट अबाउट द पिवट थ्रू एच, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द वेट। अच्छा, मोमेंट निकालना है, तो देखें आपके पास वेट एक्ट कर रहा है ऑन दिस लाइन। ठीक है, और मोमेंट के लिए मुझे इस फोर्स, इस वेट को जो कि मैंने 0.49 निकाला है, इसको मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस से। अब आपको 3 डिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है, आप मुझे बताइए कि आप डिस्टेंस कौन सा लेंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली आपने जो डिस्टेंस लेना है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन, जो कि आपके पास 8 सेंटीमीटर है। हसन नकवी साहब, ऊपर से देखिए, आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन से क्या बन रहा है आपके पास? 8 सेंटीमीटर। ये तो डायगोनल डिस्टेंस है, और डायगोनल तो हम किसी सूरत नहीं लेंगे। ठीक है, तो मोमेंट जो आपके पास आएगा, F × D। एफ की जगह मैं लूंगा इसका वेट, दैट वाज 0.49, और डिस्टेंस की जगह, अब देखो डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर था, मुझे आंसर में न्यूटन मीटर गिवन है, तो इस 8 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करोगे कैसे? 8 को 100 से डिवाइड कर दो, या फिर 8 × 10⁻² लिख दो। अब वैल्यू निकालिए। कन्वर्जन्स में वीक हो रहे हो बच्चों, कन्वर्जन्स का ख्याल रखो। 0.039, 0.04 लिख दें इसको, तो मोमेंट इज 0.04। 0.036। एग्जैक्ट वैल्यू क्या रही? 0.0392। अच्छा देखें, आप ना फिर इसको 0.039 लिखे, क्योंकि आंसर इज बेटर इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब्दुल्ला, एक दफा दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लो अपनी। 0.036 नहीं आनी चाहिए। 0.49 × 10 × 8 × 10⁻²। चलें जी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे बोलता है द लेमिना इज नाउ रिलीज फ्रॉम द पोजीशन एज शोन। लेमिना जैसे रखा हुआ था, उसको हमने रिलीज कर दिया है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द लेमिना फ्रॉम द टाइम इट इज रिलीज अंटिल इट स्टॉप्स मूविंग। ठीक है जी, अब क्या होगा आपके पास अगर आप लेमिना को यहाँ पे रिलीज कर लेते हैं? अगर लेमिना को यहाँ से रिलीज करते हैं तो क्या होने वाला है? आप लिखेंगे इट मूव बैक एंड फोर्थ भी लिख सकते हो आप, इट ऑसिलेट्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इट स्विंग्स भी लिख सकते हो, लेकिन आप फिर साथ साथ आपने ये लिखना है कि इट विल ऑसिलेट, ठीक है, विद a डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड अंटिल इट स्टॉप्स।
एग्जैक्टली चलिए जी। उमर वोया ने लिखा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इट विल ऑसिलेट एंड इवेंचुअली स्टॉप वेयर इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। ठीक है, तो हम इसी आंसर को लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे एज इट्स रिलीज इट विल मूव, या फिर इट विल ऑसिलेट अबाउट द पिवट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट लिखेंगे इट्स मैक्सिमम स्पीड would gradually decrease, eventually it would stop। ठीक है, तो आपने तीन बातें लिखनी है, पहला वो ऑसिलेट करेगा, दूसरा ग्रेजुअली उसकी ऑसिलेशन डिक्रीज होगी, तीसरा वो अल्टीमेटली रुक जाएगा आपके पास। अब्दुल्ला, मैं आपका आंसर एक दफा देख लूँ। ऑसिलेट अराउंड द पीरियड एंड कम टू रेस्ट। बहुत मतलब एक थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके लिए, सही है ना, एक पॉइंट की और है, स्पीड का जिक्र करते हैं आप, आपने ड्यूट के कम होने का जिक्र करते हैं आप। ठीक है ना, ओके जी। मूविंग ऑन टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कहता है फिगर 4.1 शोज अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब सील्ड एट द बेस एंड ओपन एंड एट द अदर एंड। ठीक है जी, एक ट्यूब है आपके पास विच इज सील्ड एट द बेस एंड ओपन एट द अपर एंड। द ट्यूब इज 1 मीटर लॉन्ग, ट्यूब की जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। देख लेंगे क्वेश्चन एक दफा। ठीक है जी शायान। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बताएंगे तो अच्छा है। अच्छा, मैंने कहा इट्स मैक्सिमम स्पीड डिक्रीजेस, मैंने स्पीड का उल्लेख नहीं किया। देखो स्पीड तो वैसे इसकी वेरी होती रहेगी, जिस वक्त आप इसको रिलीज करोगे, देखो इसकी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे उसकी स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये वापस उतनी हाइट पे नहीं जाएगा, फिर फर्दर डिक्रीज होती चली जाएगी। अल्टीमेटली इसकी जब यहाँ पे स्पीड जीरो हो जाएगी तो ये बिल्कुल वर्टिकली ऐसे हिल कर आई बात समझ में। तो हमने ये नहीं बोला था स्पीड डिक्रीज, हमने बोला मैक्सिमम स्पीड डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, चलो। सो figure 4.1 shows a long vertical tube so sealed at the base and open at the other end. The tube is 1 meter long. The cross sectional area of the tube is 4 into 10⁻⁻⁴ मतलब ये जो बिल्कुल बेस का जो इसका एरिया है, ये आपको दे रखा हुआ है 4 × 10⁻⁴। इट इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.4 into 10⁻⁴ kg per meter क्यूब। इसमें डेंसिटी आपको बता रखी हुई है लिक्विड की। Atmospheric pressure is 1/10⁵ pascals. Calculate the total pressure in the liquid at the bottom of the tube. अच्छा, टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है वो आपने बताना है बॉटम ऑफ द ट्यूब के ऊपर। जब टोटल प्रेशर जब हम निकाल रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने उसके अंदर क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास प्रेशर ड्यू टू लिक्विड है दैट वुड बी रो जी एच। डेंसिटी की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 1 डेंसिटी कहीं तो बताई थी इसने, 1.4 × 10⁻⁴। ग्रेविटी की वैल्यू 9.81, 9.8 लेंगे आप लोग,
जहां मैं 9.81 बोल दूं तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग अपने पास। 9.8 से आदत हो गई हमें एएस की क्लास लेते लेते 9.8 की, 9.81 की। अब यहाँ से जो आप प्रेशर कैलकुलेट करेंगे दैट वुड ओनली बी द लिक्विड प्रेशर, लेकिन जो टोटल प्रेशर मैं निकालूंगा दैट वुड बी लिक्विड प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इसके ऊपर लग रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है उसको आपने 1.1 × 10⁵ में ऐड कर देना है। तो लिक्विड प्रेशर की वैल्यू, आप इसको एक साथ भी कर सकते हो, मैंने समझाने के लिए अलग अलग इसको सॉल्व किया है। यहां से जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1.3, दिस इज 1.37 × 10⁶। टोटल प्रेशर के लिए मैंने 1.37 प्लस 1 × 10⁵। तो ये मेरे पास 4.37 है, तो मैं इसको 4.4 कर दूंगा × 10⁵ हो जाएगा। अच्छा मैं क्या बिग मिस्टेक, 2.4, 2.4 × 10⁵ हो जाएगा। हाइट 1 गिवन है ना बेटा, लिक्विड कॉलम की हाइट 1 मीटर की गिवन है हमें, आई बात समझ में? चलिए जी। अच्छा अब वो ये बोलता है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्यूब, जो फोर्स नीचे लग रही है उसकी वैल्यू बता दें। देखिए फोर्स आपके पास, क्योंकि हम प्रेशर से रिलेट कर रहे हैं, तो द फॉर्मूला इज F/A। ठीक है, एग्जैक्टली आपको फोर्स चाहिए तो टोटल प्रेशर जो आपने अभी ऊपर निकाला है इसको बेस के क्रॉस सेक्शन एरिया से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल प्रेशर की वैल्यू जो हमने निकाली थी दैट वाज 2.4 × 10⁵ एंड जो बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों ने हमें गिवन है दैट इज 4.0 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो दिस वुड बी 4 × 10⁻⁻⁴। ठीक है जी, यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, दिस वुड बी 960। एक दफा कैलकुलेट कर ले आप लोग। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 96 आनी चाहिए। मैं कर देता हूँ। अलीशा बेटा अपनी कैलकुलेशन को चेक करो, कुछ बहुत मेजर मिस्टेक कही है आपने। जरिए अब्बास अपनी कैलकुलेशन चेक करो, इट इज एग्जैक्टली 96। नहीं 98 नहीं है। देखें, उसने हमसे बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग इन दिस बेस। ठीक है ना, उसने इनसाइड क्यों बोला था, उसने इनसाइड का वर्ड इसलिए यूज किया कि अगर आउटसाइड का नहीं बोलता या फिर नीचे ये जो टेबल का बेस है उसके अंदर वेट ऑफ द ट्यूब भी ऐड हो जाता। सही है ना, तो उसने बोला कि यहाँ पर तो मतलब मुझे सिर्फ प्रेशर वो लेना था जो लिक्विड और एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा। फोर्स हमारे पास बराबर होती है प्रेशर इनटू एरिया के, बाय द डिफाइनिंग फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर हमने ये चीज निकाली। यहाँ जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर जो हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर कैलकुलेट किया था वो देखा एंड मल्टीप्लाई किया इसको एरिया से। मैं एक दफा दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ, वैल्यूज अपनी एक दफा मेरे साथ उसके बाद चेक करो। तो हमने रखा 2.4 × 10⁵। यस, इफ द ट्यूब वाज कवर्ड फ्रॉम द टॉप, उस सूरत में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा होता। ठीक है, टू, हाँ बस ये गलती हो गई, 2.4 सही है।
चलो जी, लेट्स मूव अहेड. In the next part, it says that a small sheet of glass is placed over open tube, open end of the tube. The tube is inverted in a container of a dense liquid. ऐसे ना उसको बंद करके उसको इन्वर्ट किया गया इन अ डेंस लिक्विड. ठीक है. द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब एंड द शीट ऑफ ग्लास आर अ शॉर्ट डिस्टेंस बिलो द सरफेस. ठीक है. ये डेंसर लिक्विड के अंदर इसको डाल दिया गया. ये जो है वो सरफेस से थोड़ा सा नीचे है. शायद इतना अच्छा प्रिंट नहीं स्क्रीन पे अगर नजर आ रहा हो तो ये इसका सरफेस है और ये ओपन एंड मौजूद है यहाँ पे इसका. ठीक है. आगे सवाल ये पूछता है द शीट ऑफ ग्लास सील्स द ओपन एंड ऑफ द इन्वर्टेड ट्यूब. अच्छा, द शीट ऑफ द ग्लास सील्स. ठीक है. हमने इसको यहाँ से सील कर रखा हुआ है, ये तो हमें पता था. डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन द इन्वर्टेड ट्यूब व्हेन द शीट ऑफ द ग्लास इज रिमूव. क्या होगा जब इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे. अच्छा, एक चीज हम ये बता दें कि इट इज अ डेंस लिक्विड. ठीक है. मतलब एज कम्पेयर टू दिस वन इसको बोला डेंसर है. देखो वाटर तो अभी तक था ही नहीं ना, तो वाटर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना. उसने पीछे भी वाटर नहीं बोला था, उसने इसको भी बोला था लिक्विड ऑफ डेंसिटी. तो वाटर का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे. अच्छा, इट इज 3 मार्क क्वेश्चन. तो आंसर अपना इक्वली मतलब इसी हिसाब से बनाइएगा. ठीक है. देखें आपके पास दो जबरदस्त इन्वर्टेड ट्यूब है ना. चलो, अब्दुल्ला बेहतरीन जवाब दे दिया आपने. Inverted tube has high atmospheric pressure than the beaker. So चले. अब देखें आपके पास सिचुएशन ये है कि इसका जो प्रेशर है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक लेवल है इतना ज्यादा. ठीक है ना. इतना रो जी एच की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रेशर है विच मस्ट बी मच ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड ओवर हियर. आ रही बात समझ में. तो एज सुन एज मैं इसको रिमूव करूंगा एनीथिंग एनी फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर. तो ये जो ट्यूब के अंदर लिक्विड है इट विल फॉल टू दी कंटेनर. होगा क्या, लिक्विड लेवल यहाँ से डिक्रीज होगा, लिक्विड लेवल यहाँ से इंक्रीज होगा. ये उस वक्त तक इसके अंदर आता रहेगा जब तक के प्रेशर आपके पास सेम नहीं होता. लेट से यहाँ पहुंचने के बाद दोनों का प्रेशर लेवल सेम हो जाता है तो वहां पे आपके पास द फ्लो ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द ट्यूब टू द कंटेनर सीज हो जाएगा, रुक जाएगा. उसके बाद देयर वुड बी नो फ्लो. द कंटेनर विल टच द सरफेस ड्यू टू द डेंसर लिक्विड. भाई कंटेनर को थोड़ी ना हिला विजुला रहे हैं हम. हमने सिर्फ शीट को हटाया है, ना ट्यूब हिलाई है ना कंटेनर. हाँ, जब तक यहाँ का प्रेशर एंड जो टॉप एटमॉस्फेयर प्रेशर वो बराबर नहीं हो जाते आपके पास. ठीक है. तो अब इस बात को लिखेंगे किस तरह. आप इसको आंसर फ्रेमिंग सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए. तो आप लिखेंगे एज द शीट इज रिमूव द लिक्विड. अब देखो आपके पास दो लिक्विड है और दोनों में से किसी का नाम नहीं है ना, तो आपने अच्छे से इसको स्पेसिफाई करना है किसकी बात होती है. द लिक्विड फ्रॉम द ट्यूब would fall into the container until the pressure due to the liquid column
मैंने कूलम लिख दिया है, इस कॉलम एक्चुअली इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये बैलेंस आउट हो जाएगा उस वक्त ये रुक जाएगा फ्लो उसका, वरना उस वक्त उससे पहले ये फ्लो होता रहेगा। एग्जैक्टली उसकी हाइट की वजह से उसका प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते। In the next question, the next part, it says this equipment is used to make a measurement that is used to calculate atmospheric pressure. Describe the measurement made and then used in the calculation of atmospheric pressure. You may draw a diagram to help your description. किस चीज की बात कर रहा है एग्जामिनर यहाँ पे, जल्दी से बताओ मुझे। उसने बोला इस apparatus को किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस apparatus का उस अरेंजमेंट का जरा नाम बताओ मुझे। बैरोमीटर। ठीक है, कैसे करते हैं? अब देखो कैसे करते में आके अटक गए। ठीक है ना, लिक्विड ऑन वन साइड एंड एटीएम ऑन द अदर साइड, नहीं ये इस तरह एक्सप्लेन नहीं करोगे। देखो आप, क्योंकि हम यहाँ पे कैसे करते वाले सवाल के अंदर अटक जाएंगे तो बेहतर ये है कि हम डायग्राम बना दें। ठीक है, डायग्राम में ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो आपने एक लिक्विड कॉलम ऐसे बना दिया, राइट। अच्छा, फिर आपने इसको फिल कर दिया विद मरकरी। तो देखिए अब हम मरकरी भी लेकर के आए। ये रहा मरकरी हमारे पास। ठीक है, नहीं इट्स नेवर नेसेसरी बट इट इज बेटर टू ड्रॉ। वाई बेटर टू ड्रॉ? वहां पे आपको, आप जहाँ पे अपना एक्सप्लेनेशन देने में हम हमारी एक्सप्लेनेशन अगर पुअर हो जाए, ठीक है, तो वहां पे हमारा डायग्राम जो है वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट देगा। ठीक है, अच्छा, मरकरी की जगह हम लोग वाटर क्यों नहीं यूज करते? बेटा ये बात क्लास में भी डिस्कस की थी, मरकरी की जगह वाटर यूज करना बेहतर यूं नहीं है क्योंकि वाटर हैज अ वेरी लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू मरकरी। तो जिसकी वजह से लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो बहुत ऊपर चली जाती है, तो इतना बड़ा apparatus तो आप मैनेज भी नहीं कर पाओ। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मरकरी इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज मरकरी हैज अ हायर वैल्यू ऑफ डेंसिटी, तो उसका लिक्विड कॉलम की जो हाइट होती है ना वो कम रहती है आपके पास। अच्छा, अब इसमें डायग्राम तो आपके पास बन गई है। अब मसला ये है कि आपने लिखना क्या है। उसने बोला डिस्क्राइब द मेजरमेंट मेड एंड देन यूज इन द कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? आप लिखोगे, आप मेजर क्या करते हो? आपके पास मेजरमेंट कौन सी है यहाँ पे? हाइट। मेजरमेंट है हाइट, और यूज क्या करते हैं इसका? यूज टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे करूंगा? मुझे पता है जो लिक्विड कॉलम की हाइट है इस वक्त वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर लिया रो, जिस भी डेंसिटी को मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, जिस भी मटेरियल को जो यूजली हम लोग मरकरी इस्तेमाल करते हैं, रो जी एच, ये एच मेजर था यहाँ पे, एंड दिस वुड बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस लेवल पे हम लोग बात कर चुके हैं, सी लेवल की अगर बात करें तो 760 मिलीमीटर बन जाता है। ठीक है, जी शायान साहब बोलिए। चले मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा शायद यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ेगा फाइनल और इनिशियल किस चीज की वैल्यू की बात कर रहे हो। ठीक है ना, तो आप लिक्विड लेवल की हाइट मेजर करते हो, आप ये लिख सकते हो कि डिफरेंस इन हाइट इन लिक्विड लेवल्स। ठीक है, इस वजह से तो उसने पूरा प्रोसीजर नहीं पूछा, इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। उसने सिर्फ पूछा कि हाइट कौन सी मेजर की जाती है, उसको क्वांटिटी कौन सी है और उसका करता क्या है। चले जी, नाउ वी हैव फिगर 5.1
shows a device that cools the air in room by evaporation. अच्छा, evaporation के जरिए वो एयर को जो है वो ठंडा कर रहा है. Water drips from the container into the sponge below and keeps it wet. ठीक है, एक वाटर कंटेनर है, उसमें से वाटर ड्रिप हो रहा है, नीचे स्पंज रखा हुआ है, स्पंज जो है वो उसको सोक इन कर रहा है. एयर फ्लोज थ्रू वन ग्रिल एंड आउट थ्रू द अदर. ठीक है. अच्छा, एयर जो है वो एक साइड से, राइट हैंड साइड से फॉर एग्जांपल एंटर हो रही है, और लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो आपके पास बाहर की तरफ जा रही है. As the air flows through the wet sponge block, the water in the sponge block evaporates. ठीक है. When the water evaporates, the temperature of water remaining in the sponge block decreases. Explain in terms of the movement of particles why this decrease in temperature occurs. अच्छा, evaporation की वजह से, अब हम ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि evaporation is a cooling इफेक्ट. वो यहाँ पे एक्चुअली पूछना चाह रहा है कि वो कूलिंग इफेक्ट क्यों है. तो इवेपोरेशन में होता क्या है, फास्ट मूविंग या फिर एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो हो जाते हैं सरफेस से वो स्केप कर जाते हैं. जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं दे हैव लेसर एनर्जी, तो उनका टेम्परेचर जो होता है, तो ओवरऑल लिक्विड का टेम्परेचर जो होगा वो आपके पास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है. सो हाउ वुड यू राइट दिस पॉइंट डाउन. आप लिखोगे कि फास्ट मूविंग या फिर आप लिखोगे एनर्जेटिक पार्टिकल्स escape from the surface, leaving behind the less energetic particle. ठीक है. Hence, the temperature decreases. इस एनर्जेटिक की जगह आप लफ्ज काइनेटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो स्केप कर गए थे, जो रिमेनिंग है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी. ठीक है. तो एग्जैक्टली जैन आप काइनेटिक एनर्जी का लफ्ज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज द एनर्जी टू ओवरकम इज लेसर. ओवरकम व्हाट, ओवरकम व्हाट, यहाँ पे कुछ ओवरकम नहीं हो रहा. सही है. चले, एक्सप्लेन वाई एनर्जी इज, अच्छा आप सॉरी दूसरे पार्ट का तो मैंने अभी पढ़ा है. एक्सप्लेन वाई एनर्जी इज नीडेड व्हेन द वाटर इवेपोरेट. एक्सप्लेन वाई एनर्जी इज नीडेड व्हेन द वाटर इवेपोरेट्स. अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ लेस एनर्जी मीन्स कि मतलब ये है कि जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंटली ज्यादा थी सरफेस की, इतनी ज्यादा कि वो अपने सरफेस से स्केप कर जाए. ठीक है ना, वो चले गए थे. जो रिमेनिंग पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम थी आपके पास. नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो जिसकी वजह से अगर लेसर काइनेटिक एनर्जी है तो लेसर टेम्परेचर हो जाएगा. ठीक है. अच्छा मुस्तफा, अब मैंने आपकी बात को समझा, बिकॉज ओवरकम एनर्जी, ओवरकम इज लेसर बिकॉज द एनर्जी टू ओवरकम इज लेसर. नहीं, मेरे अभी भी समझ नहीं आया. सो दैट द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस कैन एस्केप. अच्छा देखो, सिर्फ इतनी सी बात कह देना कि सरफेस एस्केप कर जाए वो मुनासिब नहीं है. तो आप लिखोगे वो अपना, एक्चुअली देखो जब वो सरफेस को स्केप आउट, सरफेस से स्केप आउट कर रहा है तो एक्चुअली कर क्या रहा है, अपना बॉन्ड तोड़ करके निकल रहा है वहां से. ठीक है ना. तो जो भी उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जो भी उसको वहां पे जोड़ करके रखा हुआ है, जो भी वहां पे बॉन्ड है, उसके अगेंस्ट काम करना. ठीक है. तो आप लिखेंगे वर्डन अगेंस्ट दी अट्रैक्टिव फोर्सेस. बेटा, ये आपको क्यों लग रहा है कि ये एक नंबर के लिए जस्टिफाइड नहीं है. इट इज मोर देन जस्टिफाइड फॉर वन नंबर. पता है आपको ये बात. आपने सिंप्लीफाई करके एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखा है.
एक नंबर के लिए इज मोर देन जस्टिफाइड। अच्छा, आपका आंसर सॉरी मेरे आंसर को, सो दैट द पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस इज टेंस के, हाँ ये नहीं है, मैं बिना वजह अपने आंसर पे शक करने लगा था। नहीं ये जस्टिफाइड नहीं। तो स्केप, देखो स्केप का मतलब ये है कि अगर कोई चीज सरफेस पे रखी हुई है और उसको हमने वहां से उछाल दिया, तो ये भी स्केप है। सही है। तो जो एनर्जी चाहिए थी, वो जो उसका, डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ तो जोड़ के रखा हुआ था ना वहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड से, उसको तोड़ने के लिए। भाई बस समझ में। चले आगे, वो आपसे बोलते हैं स्टेट टू वेज इन विच इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सारे डिफरेंसेस है, आपने सिर्फ दो लिख देने। पहला कि जो भी याद आ रहा हो, मैं डिफरेंट पॉइंट्स है, मैं डिफरेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत सारे लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर जितने लिख सकते हैं हम दो तीन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इवेपोरेशन occurs at any temperature, ठीक है, वेयर एज बॉइलिंग जो है सिर्फ वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, इवेपोरेशन पे नो बबल्स, ठीक है, बॉइलिंग पे आपके पास पूरे लिक्विड में बबल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। हाँ ये वाला पॉइंट भी लिखा जाएगा, इवेपोरेशन occurs only at surface, ठीक है, लिक्विड, अच्छा बॉइलिंग एंटायर लिक्विड के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो एनी टू पॉइंट वुड वर्क, ठीक है। चलिए now moving on towards question number 6, वो कहता है the loudspeaker shown in figure 6.1 produces a sound wave of frequency 800 hertz, 800 hertz की एक जो है उसने स्पीकर ने फ्रीक्वेंसी जनरेट की है। सबसे पहले उसने बोला स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स फाउंड कंप्लीटेड फॉर, कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। पास्ट का वर्ड यूज नहीं करना, उसका कर देना। अच्छा, एक्सप्लेन वेदर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर इज ऑडिबल टू अ ह्यूमन with healthy hearing. Yes it is. Why? Because it lies in the audible range, ठीक है। Yes, as it is in the audible range, audible range याद है ना आपको? ऑडिबल रेंज क्या था आपके पास? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का ऑडिबल रेंज कहते हैं हम इसे, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कोन इन फिगर 6.1 एंड एक्सप्लेन हाउ दिस कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कोन कहाँ है लगी हुई है भाई? ये लगी हुई। अच्छा देखिए, आपके पास एक पावर सप्लाई लगी हुई है जिसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। द कोन वुड वाइब्रेट विद रिस्पेक्ट टू द करंट। क्यों? यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, ठीक है। ड्यू टू दी अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, आपके पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसकी वजह से आपके पास स्विचिंग पोल्स बन रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एक कोन वाइब्रेट कर रही होगी, ठीक है ना। अब जब कोन वाइब्रेट कर रही है तो कोन एयर पार्टिकल्स को जो है वो विद सेम फैशन वाइब्रेट करवाएगी,
जिसकी वजह से आपके पास अल्टीमेटली साउंड जनरेट होगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के आंसर्स दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और the cone moves forward, it produces compression, when it is moved where it causes reflection, continuous movement produces the sound। बेहतरीन जवाब है ऋषि, बहुत अच्छा जवाब। चलिए जी, मैं इसको लिख देता हूँ, आप सबके आंसर्स को मिला जुला करके मैं एक आंसर बना रहा हूँ। हम लिखेंगे ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग इनपुट टू द कोन, it vibrates back and forth। ठीक है, प्रोड्यूसिंग कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शन, या मैं क्योंकि बैक पहले लिख दिया था तो रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली बात कवर हो जाएगी। ठीक है, विच क्रिएट साउंड्स। इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, हमें क्या मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। सर हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू साउंड प्रोड्यूसेस मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉजेस। फिर मैंने बोला कि हम लोगों को एक्चुअली उसने बोला साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसने ये नहीं पूछा था कि आपके पास फोन कैसे वाइब्रेट हो रही है। अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट कॉजेज द कोन टू वाइब्रेट, तो वहां पे आप लिखोगे जनाब ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा था, उसके अंदर एक मैग्नेट था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट था, जो मैंने बताया था, ऑल्टरनेटिंग पोल्स बन रहे थे, ये तो हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो उसका सवाल है, वो सवाल, सर इस आंसर को देख लें कितने नंबर मिलेंगे, आपका आंसर है कम। द पावर सप्लाई वाइब्रेट हैंड। बस बैक एंड फोर्थ में आपने आगे ना एक और चीज ऐड करनी है कि वो जब वो बैकवर्ड जा रहा होगा तो कॉज इट विल कॉज अ रेयर फैक्शन, जब वो फॉरवर्ड जा रहा होगा इट विल कॉज अ कंप्रेशन। बाकी पूरे 3 नंबर है यहाँ पर आपके सवाल में। ठीक है, चलिए जी, मूविंग फॉरवर्ड। वो कहता है द सन इज अ वेरी लार्ज and extremely violent ball of gas, electromagnetic radiation from the explosion on the surface on the sun reaches the earth। Explain why sound from explosion on the surface of the sun does not reach the earth। अर्थ और सन के दरमियान आपके पास वैक्यूम है, एंड साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। बिल्कुल, तो आप लिखेंगे साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। जो आप लोग जवाब दे रहे हो मैं उसी को फॉर्म कर रहा हूँ। मीडियम टू ट्रैवल as there is vacuum in space, sound does not reaches the earth। ठीक है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है, बेहतरीन जवाब हो गया। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 11, सो सॉरी। वो कहता है एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, अ फिक्स रेजिस्टर आर, अ वोल्टमीटर एंड अ थर्मिस्टर। Figure 7.1 is an incomplete circuit diagram of the arrangement। The thermistor is connected between terminals T1 and T2। Complete 7.1 by drawing the circuit symbol of the thermistor T1। अच्छा, यहाँ पे उसने आपको आपसे सिर्फ ये चेक किया है कि क्या आपको सर्किट सिंबल्स याद हैं या नहीं। तो आई होप आप सबको याद होगा द सर्किट सिंबल फॉर अ थर्मिस्टर।
इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक थर्मिस्टर जो है वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एंड हमेशा याद रखना कुछ भी ड्रॉ वगैरह करना हो तो बहुत गंदा ना हो, टाइडी सा होना चाहिए। उसने ऐसा कहा आपसे कि द रेजिस्टेंस आर इज 2.5 ओम्स, द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 0.4, मतलब रजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है आपके पास 0.4 वोल्ट, और बैटरी की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द करंट इन आर। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू इज गिवन 2.5 और इसका पोटेंशियल गिवन है, तो इसके थ्रू करंट मैं इजीली निकाल सकता हूँ V इज टू आई आर से। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0.4 डिवाइडेड बाय 2.5। तो 0.4 डिवाइड बाई 2.5, 0.1 नहीं होना चाहिए, सॉरी 2.5 है, 0.25 नहीं, सॉरी। ठीक है, चलिए जी, 0.16 एग्जैक्ट। हम इसको 0.16 ही लिखेंगे, 0.2 नहीं करेंगे, टू सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। ठीक है, द पावर ट्रांसफर्ड इन आर। अच्छा देखो, पावर आप किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो, यू हैव आई, यू हैव वी, यू हैव आर, तो आप वी आई से भी निकाल सकते हो, आप आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते हो, या आप वी स्क्वायर ओवर आर से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो 2.5 इंटू 0.16 would give you the same value as 0.16 का square into, अच्छा मैंने ये वैल्यू गड़बड़ ली है। ठीक है, दिस इज 0.4, ये हो जाएगी करंट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर, आर वॉज 2.5, तो वैल्यू आपके पास आ रही है 0.064 वॉट। चलिए जी, बेहतरीन, जबरदस्त। ठीक है, आगे वो आपसे बोलते हैं द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इंक्रीजेस, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। अच्छा देखिए, अगर टेम्परेचर, थर्मिस्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर का, जो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन में होती है। अगर टेम्परेचर का, अगर थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यहाँ से आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, जिसमें से यहाँ ड्रॉप होने वाले वोल्टेजेस कम हो चुके हैं, तो अल्टीमेटली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे वो बढ़ जाएंगे, मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नहीं अब्दुल्ला बेटा, रेजिस्ट वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा हुआ है और रेजिस्टेंस इसकी कम हुई है, इसकी रेजिस्टेंस कम होने से इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस थे वो कम हो गए, ये तो सही है, लेकिन अगर इसके कम हो रहे हैं तो बढ़ेंगे कहाँ के, वोल्ट मीटर के। आई बात समझ में? चलिए जी, तो अब आप इसको लिखेंगे किस तरह, आप लिखेंगे कि will decrease both resistance and voltage. आप लिखेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, resistance of thermistor decreases. So does the potential, the potential difference PD across thermistor. Hence, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, क्योंकि वो फिक्स रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल बता रहे हैं जो कि बढ़ रहे हैं, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा, और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे हम करंट पे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन हम करंट को इसलिए नहीं छेड़ रहे
क्योंकि आपके पास एक टोटल अमाउंट ऑफ वोल्टेज था, लेट्स से 12 वोल्ट, जो कि लेट्स से कि यहाँ पे आ रहा था आपके पास 0.4। मैं इसको 12 से जरा कम कर लेता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 2 वोल्ट। और थर्मिस्टर पर आ रहा था 1.6। अब अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई है तो ये जो वैल्यू है ये 1.6 से कम होकर के लेट से 1.0 हो गया। तो जो रिमेनिंग पोटेंशियल है वो कहाँ जा रहा होगा, ये 0.4 से 1.0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर, एक मिनट में आप लोग आंसर्स पढ़ रहा हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, हेंस वोल्टेज अक्रॉस इट डिक्रीजेस, द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इंक्रीजेस ऑन वोल्टमीटर रीडिंग। ठीक है, सामने बिल्कुल सही आंसर है बेटा। व्हेन रेजिस्टेंस डिक्रीज द लेस वर्क द प्राइस। नहीं, इस डिटेल में ना जाओ, इस डिटेल में ना जाओ, डोंट ओपन दैट। मैं शायद पढ़ रहा हूँ, तुम्हारा जवाब भी पढ़ रहा हूँ सर, बिकॉज शेयर ऑफ वोल्टेज विल डिक्रीज एंड as both resistance and voltage are directly proportional। नहीं, 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 नो सर, बिकॉज शेयर ऑफ वोल्टेज विल डिक्रीज। देखो बात ये है कि ये मुझे लगता है कि तुम बात तो सही करना चाह रहे थे, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत पुअर स्टेटमेंट है, ठीक है ना, एग्जाम को भी पसंद नहीं आएगी। ये वर्ड फिर बेहतर लेकर के आते हैं। लेकिन देखो सिंपली आप इसको इस तरह समझाओगे ना कि उसकी आप बोलोगे थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो रही है, थर्मिस्टर का क्रॉस पोटेंशियल कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली फिक्स रेजिस्टर का क्रॉस पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है ना। आपने इस तरह लिखना है, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स ना लाओ जिसमें तुम खुद ही परेशान हो जाओ। ठीक है आई विल। ओके मुश्किल। चले, बस आखिरी के 2 सवाल है हमारे पास, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। वो कहता है फिगर 8.1 shows a permanent magnet attached to one end of an unstretched spring and held at rest just above the solenoid। ठीक है, the solenoid is connected to a sensitive ammeter। State the name of the substance from which the permanent magnets are made। परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स स्टील के बनते हैं भाई, क्या कर रहे हो। परमानेंट मैग्नेट्स आपके पास स्टील के बनते हैं सॉफ्ट आयरन कोर से। आप टेम्पररी मैग्नेट बनाते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर आपके पास फॉरेन मैग्नेटाइज, फॉरेन डीमैग्नेटाइज हो जाता है। उसने आपसे बोला था परमानेंट मैग्नेट किससे बनाओगे। ठीक है, चलिए। उसने आगे बोला द मैग्नेट इज रिलीज्ड एंड मूव्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सोलेनोइड। The ammeter shows that there is a current in the solenoid when the magnet moves। Explain why there is a current in the solenoid। जब वो मूव करेगा तो why there would be current in the solenoid। बस इतनी सी बात तो नहीं लिखेंगे ना हम, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम लेंगे आप लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, बेहतरीन जवाब ले अच्छा जवाब है वैसे। हाँ, आप लिखोगे, चलो मैं इसको आंसर करके बता। देखो 3 नंबर के लिए, तो 3 नंबर के लिए एक्सप्लेनेशन भी अच्छी वाली होनी चाहिए। आप लिखोगे एंड द मैग्नेट moves down, there is, अब दो तरीके से लिख सकते हो, there is a cutting of field lines by the solenoid। ये एक चीज थी। ऑल्टरनेट क्या है, there is a change in flux अच्छा, अब आगे आप वापस अपनी स्टेटमेंट पर आ जाओगे, दैट इंड्यूसेस एन ईएमएफ। प्रैक्टिकली तो वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा एंड द ईएमएफ विल गिव राइज टू अ करंट सिंस इट्स अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ।
The induced EMF will give a rise to the current. चलो जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेट चेंज हैंड ड्यू टू द फैराडेज लॉ ऑफ, ठीक है। दिस इज नॉट ड्यू टू द फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ आपको ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बता रहा होता है, ठीक है ना। आप सिंपली बोलोगे ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, ठीक है ना, ऐसा होगा आपके पास। ठीक है जी, चलिए जी। आगे इसी पार्ट में, इसी सवाल में वो आपसे बोलता है द करंट कॉजेज द टॉप एंड ऑफ द सोलेनॉइड टू बिकम एस पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। The bottom end of the permanent magnet is an S pole. Deflection will only be there when the magnet is moving. Definitely yes. Law of induction नहीं है, मतलब principle of induction. अच्छा नहीं, अभी देखते हैं। Explain why the top end of the solenoid becomes an S pole as the magnet moves downward. ये बताइए कि जैसे ही S pole करीब आता है तो सोलिनॉइड के ऊपर वो क्यों लगता है, एस पोल ही क्यों बनता है। और ये लॉ कौन सा है, जरा मुझे ये भी बताइएगा, किस लॉ के अंदर जिक्र होता है। लेंसेज लॉ। लेंसेज नहीं है, लेंसेज लॉ। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड will oppose the permanent magnet and same poles are found। ठीक है, ये हमने लेंसेज लॉ की डिटेल में पढ़ा था। अच्छा, हम लोगों ने लेंसेज लॉ की डिटेल में पढ़ा था कि वो उसको रिपेल करेगा, ठीक है। बेटा हमने लेंसेज लॉ पढ़ा था, हमने कहा था कि जब भी आपके पास एक सोलिनॉइड मौजूद हो। अच्छा, वो बहुत ही गंदी सोलिनॉइड होगी, थोड़ी सी बेहतर बना देते हैं इसको। सोलिनॉइड जब आपके पास मौजूद होगी, एक्चुअली इट वर्क्स फॉर ऑल कंडक्टर इन प्रैक्टिकली अगर मैं इसके नज़दीक नॉर्थ पोल लेकर के आता हूँ तो इसके अंदर एक करंट जो है ना, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, यहाँ पर आपके पास एक करंट जनरेट होगा, करंट इंड्यूस होगा। ये जो इंड्यूस करंट है, क्योंकि सोलिनॉइड के अंदर है तो सोलिनॉइड की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी टू अपोज इट्स ओन कॉज। अच्छा, व्हाट्स कॉजिंग इट, दिस मैग्नेट इज कॉजिंग इट। तो नॉर्थ पोल को किस तरह अपोज किया जा सकता है, नॉर्थ पोल को अपोज किया जा सकता है नॉर्थ पोल से। अपोज मतलब उसको रिपेल करना, उसको पुश अवे करना। तो इस वजह से अब हमारे केस में, हमारे सवाल के केस में उसने बोला साउथ पोल आ रहा था, तो साउथ पोल को आप साउथ पोल से ही रिपेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वहां बनेगा साउथ पोल। फर्दर वो आगे बोलते हैं द मैग्नेट ऑसिलेट्स अप एंड डाउन डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द करंट इन दिस सोलिनॉइड। अगर वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगा। तो आप लिखेंगे द करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। है उमर इमरान साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपके कोई चीज नहीं आएगा। हाँ, तो आपके पास ना सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन होगी, आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी आपके पास साइनसॉइडली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रहा है, स्पीड वेरी कर रही है उसकी, ठीक है ना। तो एज द मैग्नेट मूव्स अप एंड डाउन,
the direction and magnitude varies alternatively. ठीक है, चलें, probably the second last, ठीक है. The second last question वो आपसे बोलता है, in space an interstellar cloud of dust and gas collapse to form a protostar. The cloud contains hydrogen. Describe the energy transfers that take place as the cloud collapses to form a protostar. जब वो प्रोटोस्टार बन रहा होता है तो आप वेरिएशन ऑफ एनर्जी बता दें. प्रोटोस्टार कब बनता था? हमने कहा था कि वो इंटरस्टेलर नेबुला से जब उसके डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उनको नजदीक पुल करती है, जिसकी वजह से उनकी इंटरनल टेम्परेचर जो है, इंटरनल एनर्जी जो है वो राइज करती है. न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा, उसने आपसे एनर्जी पूछी. देखो, सबसे पहले वो जो एक दूसरे के नजदीक आए थे, वो नजदीक आए थे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर वो करीब आ रहे हैं तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में देयर वुड बी डिक्रीज विच इंक्रीजेस दी इंटरनल एनर्जी. अब इंटरनल एनर्जी की जगह आप पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, बिकॉज उसकी वजह से आपके पास इंक्रीज आ रहा है. ठीक है, तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. उसका टेम्परेचर राइज कर दे रहा. इसके बाद फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगा. तो उमर, इसने रिएक्शन का नहीं पूछा था, इसने बोला था एनर्जी चेंजेस का बता. ये बोलते हैं द कोलैप्स रिजल्ट्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन अ प्रोटोस्टार दैट इन्वॉल्व्स द आइसोटोप हाइड्रोजन 3. The isotope hydrogen 3 is radioactive. It decays by beta particle emission. State how the nuclei of isotopes of the same elements are different. अच्छा, different number of neutrons. Different number of neutrons and same number of protons. ठीक है. अच्छा, उसके बाद बोलते हैं एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन 3 कैन नॉट डिके बाय अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल से क्यों नहीं डिके कर सकता? इट हैज ओनली वन प्रोटॉन और अल्फा इससे खुद बड़ा पार्टिकल है. ठीक है ना, तो आप ये लिखेंगे इट हैज लेसर पार्टिकल एज कंपेयर टू अल्फा. तो अल्फा से अल्फा निकल ही कैसे सकता है इसके अंदर. ठीक है ना, तो इट्स स्ट्रक्चर. अच्छा, स्ट्रक्चर से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, इज लेसर देन दैट ऑफ अल्फा. तो ये अल्फा का एक सबसेट है, छोटा सा. ठीक है, आगे वो बोलता है कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द डीके ऑफ हाइड्रोजन 3 टू एन आइसोटोप ऑफ हीलियम. अच्छा, बीटा डीके हो रहा है. सो बीटा में यू हैव नो चेंज इन मास. बीटा का कोई डेफिनेटली यू डोंट हैव द मास. यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -1. ठीक है. अच्छा, जब बीटा डीके होता है तो आपके पास एक प्रोटॉन जो है वो एडिशनल आ जाएगा. ठीक है, एंड देयर वुड बी नो चेंज इन दी अटोमिक अटोमिक नंबर में एक इंक्रीज आ जाएगा. देयर वुड बी नो चेंज इन अटोमिक मास. तो ये हीलियम का एक आइसोटोप बन जाता है आपके पास. ठीक है. अच्छा, अब वो आपसे आगे पूछता है कि एक्सप्लेन हाउ द न्यूक्लियर रिएक्शन इन द प्रोटोस्टार stops further collapse as the protostar becomes a stable star.
वो फर्दर कोलैप्स होने से कैसे रुकता है, जबकि वो प्रोटोस्टार से एक प्रॉपर स्टार बनना शुरू होता है। अच्छा, हमने इसको डिस्कस किया था, जब वो प्रोटोस्टार होता है तो उसके जो कोर के टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस करता है। अब वो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसकी वजह से अब जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो आउटवर्ड फोर्सेस लग रही होती हैं। पहले आपके पास सिर्फ इनवर्ट फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो रहा था, लेकिन अब आपके पास आउटवर्ड फोर्सेस भी लग रही हैं, तो वो कोलैप्स नहीं होगा। इनफैक्ट हाँ, फोर्सेस वहां पे बैलेंस आउट हो जाती है। ठीक है, तो आप इस बात को लिखेंगे किस तरह, आप इस बात को लिखेंगे एज द टेम्परेचर इन इट्स कोर राइजेस, एज द टेम्परेचर इन इट्स कोर राइजेस, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस, ठीक है, ड्यू टू विच आउटवर्ड फोर्सेस आर exerted, ठीक है, आउटवर्ड, हाँ कह सकते हैं आउटवर्ड फोर्सेस आर exerted which balance out the ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी कह सकते हो, इनवर्ट फोर्सेस भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स का भी जिक्र कर सकते हो, इनवर्ट फोर्स का भी जिक्र कर सकते हो, तो बेहतर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बाय नेम आप लिखें। आगे बोलते हैं द क्लाउड ऑफ डस्ट इन द गैस दैट collapses also contains atoms of the heaviest elements, ठीक है, state which part of the life cycle of a star is responsible for the production of the heaviest elements। अच्छा, ड्यूरिंग कोलैप्स आपके पास जो है वो जो है उसके अंदर जो आपके पास जस्ट क्लाउड है, वहां पर हेवीएस्ट एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। उसने बोला कि वो कौन सा पार्ट है, स्टेट विच पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हेवीएस्ट एलिमेंट्स, कौन सा पार्ट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोडक्शन। अच्छा, दिस पार्ट वाज एक्सप्लोजन ऑफ रेड जाइंट या फिर रेड सुपर जाइंट, सुपरनोवा जिसे आप कहते हैं। इसको एक दफा रिकॉल करो बच्चों, ये वीक है। ठीक है, इस टॉपिक को एक दफा रिव्यू कीजिएगा। चलें जी, नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट विच इज फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी, एक दफा इसको देख लेते हैं। वो कहता है आइसोटोप आयोडीन 131 emits two types of nuclear radiation, gamma radiation is one of the two types। ठीक है, the sample of iodine 131 produces a narrow beam of radiation which passes into a magnetic field। Figure 10.1 shows some of the paths taken in the magnetic field by the radiation emitted from the sample। The direction of the magnetic field is into the page। आपको वो बता रखा हुआ है, एक तो गैमा था जो कि आपके पास स्ट्रेट निकल गया था, और जो दूसरा है उससे हमें अंदाजा लगाना होगा मार्क विद गैमा सिंबल। अच्छा, ये हमने इत्तेफाक से कर ही दिया, ये मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा था तो मैंने इसे बता दिया। उसने बोला डिटरमाइन दी अदर टाइप ऑफ रेडिएशन emitted बाय आयोडीन 131। अब देखो, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, और जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड है।
ठीक है ना, समवट लाइक दिस। तो जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो मुझे इस तरफ की शो हो रही है। अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट इस तरफ की शो हो रही है और पार्टिकल्स जो है वो टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये होगा आपके पास एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमने डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स किया होगा और फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड्स। तो आपके पास रेडिएशन क्या है, बीटा, बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड रूल आपके पास फोर्स इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो जो करंट इज शोन इट्स टुवर्ड्स, इट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नेगेटिव चार्ज। मैं लिख देता हूँ इसको, किस तरह हम लिखेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द करंट is towards left, which is opposite to the direction of particles. Hence, the particle is an electron तो नहीं, is a beta particle. ठीक है, अगर लेट्स से कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन लिख देते तो कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अगले पार्ट में आपसे ये बोलता है कि हाउ इज द फोर्स डाउनवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। देखो डायग्राम पर आओ, अच्छा सॉरी, डायग्राम पर आओ। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, इसका मतलब ये है कि आपके पास फिंगर जो होगी आपकी स्क्रीन की तरफ जा रही होगी, डायरेक्शन थंब से रिप्रेजेंट होती है। अच्छा, डायरेक्शन कैसे डाउनवर्ड है भाई, क्योंकि ये नीचे डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये यहाँ से आ रहा था और यहाँ चला गया तो उसको फोर्स डाउनवर्ड लग रही होगी। ठीक है, अब जो आपके पास करंट है वो उस डायरेक्शन में शो हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दी कन्वेंशनल वाली चीज आपके पास इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, चले लास्ट टू पार्ट्स, वो आपसे बोलता है इन another experiment the beam of radiation from the sample is incident on a 15 millimeter thick sheet of lead की बात हो रही है। State what happens to the two types of radiation in the beam। सॉरी 5 मिलीमीटर है ये, तो बेटा आपके पास बीटा तो रुक जाएगा, ठीक है ना। गैमा का क्या होगा, सम ऑफ द गैमा, क्योंकि 5 मिलीमीटर है, अ पार्ट ऑफ द गैमा वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, रुक जाएगी, एंड द रिमेनिंग पार्ट वो पास कर जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि बीटा एल्युमिनियम से ही रुक जाते हैं तो लेड तो बड़ी चीज हो गई है। बीटा would be absorbed completely, gamma would be partially absorbed, and a part of it will pass through। अगर वो आपसे बोलता है जनाब 5 सेंटीमीटर का लेड है, तो आप ये बोलते हैं जनाब गैमा भी रुक जाएगा। बेटा सर गैमा 10 मिलीमीटर पर स्टॉप होता है। आ, देखो अल्टीमेटली तो वो 10 मिलीमीटर पर भी स्टॉप नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम लेबोरेटरी की टर्म्स में जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, लो इंटेंसिटी गैमा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं जनाब 1 सेंटीमीटर जो लेड ब्लॉक होगा वो उसको रोक देगा। तो यस, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद वो कहता है द गैमा रेडिएशन प्रोड्यूसेस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8.8 इंटू 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ। नाउ दैट्स सो सिंपल। आपके पास द फॉर्मूला रिलेटिंग सी वी और सी एफ एन लेमडा इज c is equals to f lambda where c is the speed of light। आपको चाहिए वेवलेंथ की वैल्यू। वेवलेंथ वुड बी speed of light divided by frequency 3 into 10⁸ divided by 8.8 into 10⁻19। ठीक है। तो यहां से आप लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करके दीजिएगा। 3.4 इंटू 10⁻12 एग्जैक्टली। 3.4 इंटू 10⁻12। चले जी। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास अक्टूबर नवंबर 23